मैं पहले की सरकारों पर जो आपने टिप्पणी की कि एक परसेप्शन था कि वो किसी की सुनती नहीं है। पर आज की सरकार तो बहुत संवेदनशील इसलिए दिखाई पड़ रही है कि अभी 4-5 दिन पहले ही हमें ये पढ़ने को मिला कि उच्च न्यायालयों में जो 40 जजों की नियुक्ति की फाइल थी, वो सरकार क्लियर करने जा रही है। मतलब किस सुप्रीम कोर्ट से ही कोई टिप्पणी आ गई थी कि साहब जब आप नियुक्ति की नई प्रणाली विकसित करेंगे वो तब होगी, पर अभी कॉलेजियम ने जो सिस्टम बनाया है, जो फाइलें भेजी हैं नियुक्तियों की, वो तो क्लियर करिए। और सरकार की तरफ से बयान आ गया कि हम 40 जजों की नियुक्ति की फाइल क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये झगड़ा अपनी जगह है जो चल रहा है, ये मतभेद अपनी जगह है, और जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई अड़ंगेबाजी की बात है ही नहीं। हाँ, सरकार के जो कानून मंत्री हैं उन्होंने जरूर इस बात का खुलासा किया था कि ये बात ठीक है कि न्यायपालिका में कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं है कि इतने प्रतिशत पिछड़े, इतने प्रतिशत एससी एसटी या इतने प्रतिशत महिलाएं। पर हमारा ये आग्रह रहता है कॉलेजियम से कि समाज के और देश के अलग अलग हिस्सों के जजों की नियुक्ति की जाए ताकि सबको मतलब समावेशी तरीके से सबको उसमें प्रतिनिधित्व मिल जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो ये अगेन जो है, जो उंगली उठती है वो कॉलेजियम की तरफ उठती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ उठती है, ना कि सरकार की तरफ। बिल्कुल सही है सर। देखिए, अगर आप कॉलेजियम सिस्टम देखते हैं, कॉलेजियम सिस्टम क्या बोलता है? कॉलेजियम सिस्टम बोलता है कि जो टॉप 4 जजेस हैं, वो जो उनके पास नाम आते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, उस पे वो चर्चा करेंगे और फिर वो उन लोगों से बात करेंगे उनके क्रेडेंशियल्स जानने के लिए। सर, ये बात तो सही है कि हिंदुस्तान में करीब 1100 जजेस हैं जो हाई कोर्ट में सर्विंग करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 4 जजेस 1100 में कितनों को जानते होंगे? 50 को, 100 को, 200 को, 500 को? क्या 1111 पूरे के पूरे लोगों को क्या सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जानता होगा? इम्पॉसिबल है। तो उसके बारे में ओपिनियन कैसे बिल्ड होगी? अगर एक कॉम्पिटेंट जज है किसी हाई कोर्ट में और वो ज्यादा पीआर में और अपने आप को विजिबिलिटी नहीं करता है, अपना काम करता है, और उसके बारे में कॉलेजियम को ज्यादा जानकारी नहीं है फॉर वॉट एवर रीजंस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम में जज है वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान है। उनकी भी एक लिमिटेशन होगी कि कितना टाइम वो पीआर एक्टिविटी में दे और कितना काम वो डे टू डे केसेस हैंडल में करें। आफ्टर ऑल उनके ऊपर भी प्रेशर है। तो सवाल यह आता है सर कि जिनको आप नहीं जानते, क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है? तो मुद्दा क्रिटिसिज्म का यही है कि कॉलेजियम के पास वो सारे संसाधन नहीं है कि आप 1100 जजेस में से बेस्ट 30 जज निकाल के सुप्रीम कोर्ट में ले आए। उसके लिए आपको एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए, जैसे हमारे यहां यूपीएससी है या बाकी सिस्टम्स हैं जहां पे हम अपॉइंटमेंट्स करते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट करना आसान नहीं है। 1100 लोगों की एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज करने के लिए आपको पूरा एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चाहिए। आज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चले जाएं, मैं अपने कॉर्पोरेट पुराने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, अगर मेरे पास 300 का भी स्टाफ था तो मेरे पास पूरा एक एचआर डिपार्टमेंट था जिसका काम 12 महीने ये होता था कि रिक्रूटमेंट करो, कैंडिडेट आइडेंटिफाई करो, उसका स्क्रीनिंग करो और धीरे धीरे वो फाइनल हमारे तक आता था कि सर इसका फाइनल इंटरव्यू करना है। वो एक प्रक्रिया है। कॉलेजियम कितना टाइम दे पाएगा इस सब काम पे? तो सवाल ये उठता है, और बात जो आ रही है बार बार घूम फिर के, जो भाई भतीजावाद या एक यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, ये जो बार बार बात आ रही है सिस्टम में, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच होगा। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ये सच नहीं होता और इसमें अगर कुछ नहीं होता तो सारा डेटा पब्लिक में रखने में दिक्कत क्या है?
हम जब प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद करते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट होइए, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहते हैं आप ट्रांसपेरेंट होइए, हम बाकी सब संस्थाओं से, ब्यूरोक्रेसी से कहते हैं आप अपने एसेट डिक्लेयर करिए और ट्रांसपेरेंट होइए, जुडिशरी क्यों एक्सेप्शन चाहती है? आपको किससे डर है? क्या ब्लैकमेलिंग एक एमपी का नहीं हो सकता? क्या ब्यूरोक्रेट का नहीं हो सकता? सबका हो सकता है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट है, अगर कोई ब्लैकमेल करेगा भी और अगर वो झूठा मुकदमा आपके खिलाफ करता है तो उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो सकती है ना। तो ट्रांसपेरेंसी का तो कोई अल्टरनेट होता नहीं है सर, किसी भी पोजीशन पे आप हो। इसीलिए पूरी दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि आप किसी भी पोजीशन पे हो, अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं। यह मानना कि पूरी दुनिया की जुडिशरी कोड ऑफ कंडक्ट एडॉप्ट करती है, तो क्या वो गलत है? क्या वहां जजेस कॉम्प्रोमाइज होते हैं? ऐसा नहीं। यह गाइडिंग प्रिंसिपल है कि हम शपथ लेते हैं कि हम ये कार्रवाई इस हिसाब से करेंगे। तो दिक्कत कहां है? क्यों हम ट्रांसपेरेंसी में, क्यों हम अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं? सवाल यह है। और जिस तरह से जो टग ऑफ वॉर चल रहा है बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम और जुडिशरी, मैं तो कहूंगा जुडिशरी को खुल के ये बोलना चाहिए, आप कर लीजिए ना सारे इन्वेस्टिगेशन, ये रही हमारे एसेट डिक्लेरेशन, ये रहे हमारे प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, हमारे बच्चे कहां एम्प्लॉयड है ये हम आपको बता रहे हैं, आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाइए ना, कौन उंगली उठाएगा आप पे? जब आप छुपने की बात करते हैं या हाइड करने की बात करते हैं तो शक पैदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, लेकिन शक के फिर कई डायमेंशन निकलते हैं जिससे जुडिशरी की साख खराब होती है। तो निवेदन यही है कि जब हम पूरी दुनिया से ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तो जजेस को शुरुआत करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी किसको बोलते हैं, फिर जनता पॉलिटिशियन पे दबाव डालेगी कि जिस तरह से जजेस ट्रांसपेरेंट है आप क्यों नहीं हो सकते। तो साख बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो लीड बाय एग्जांपल, क्योंकि जुडिशरी से बहुत उम्मीदें हैं, डेमोक्रेसी में जुडिशरी से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। तो मुझे लगता है जुडिशरी के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हाइड नहीं करना चाहिए, आपको ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।